तो अब मेरे क्लाइंट ने कन्फेशन बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन कर दिया, जैसे आपने एविडेंस भी मंगा लिया। अब मैं किस तरीके से उस पर क्रॉस करूँ जब मुझे पता है कि मेरा क्लाइंट जो है ऑलरेडी उसको एडमिट कर चुका है कि उसने ये जुर्म किया है। Okay. तो क्या वहाँ पे मेरा क्रॉस करना बनता भी है या नहीं बनता, इसके ऊपर थोड़ा गाइड। एज यू आर एंगेज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल you have filed your power of attorney, and I assume you're a kind of a lawyer who has taken a professional fee for that. आइवरी यंग एक बहुत फेमस यूएस सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूटर गुजरा, जिस तरह हज़रत मूसा की 10 कमांडमेंट्स हैं ना, इस तरह उसकी कुछ कमांडमेंट्स हैं अच्छा व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आइवरी यंग ये कहता है कि आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई यू आर इन द कोर्ट, आप अपने क्लाइंट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताएं मुझे। बिकॉज ही कांट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ मच बेटर लीगल एक्यूमेंट काइंड ऑफ अ वे, कि उसको लीगल नॉलेज नहीं है जो एक इसका जवाब बड़े अच्छे अल्फाज में आइवरी यंग ने ये दिया, यू आर देयर टू डू what the client cannot do for themselves. So whatever he does or did in that regard, he confessed it. You know for a fact that when I look at the documents and it says that no yaar, there is some problem, there is some improvement, there is some planted witnesses, you go by your job and you try to not try, you should discredit all the witnesses. Now the question comes, कि एक कन्फेशन आ गई, मैं इसी पे आ रहा था, एक कन्फेशन आ गई और आपने गवाहों को डिस्क्रेडिट कर दिया। What will be the result now? Acquittal. Acquittal? Yes. Even after the confession? Yes. Why? Because prosecution has to present its case beyond the reasonable doubt, beyond any tinge and taint, beyond anything. Whatever is done by the accused is not classified in terms of anything against the accused. You have to prove your case. I mean, look at this. There is a confession. There is a discredited witnesses. कि सिर्फ confession पे तो आप conviction कर नहीं सकते, बेशक वो judicial है, क्योंकि you had the opportunity to convict him. The court had the opportunity when he confessed. The court had the opportunity to convict him. The court opted to call upon the prosecution evidence. Now the prosecution evidence, when presented in a court, you discredited them. Tinge, doubt is there now. So the result would be, or result should be, acquittal, not the conviction. इससे तो ये बात समझ आती है कि अगर आपका क्लाइंट नालायक है और उसने कन्फेशन भी कर दिया, वकील अच्छा हो तो उसके कन्फेशन के बावजूद उसको बचा सकता। नहीं, लेट इट पुट इट दैट वे, जो आइवरी यंग ने बात की है कि समटाइम्स क्लाइंट्स डू नॉट फोरसी कॉन्सिक्वेंसेस। आई मीन उनको एक आप अरेस्ट हो गए, हथकड़ियाँ लग गई, जेल चले गए, फिजिकल रिमांड भुगत लिया, जुडिशल रिमांड में आप चले गए, जेल के पास चले गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता, उसे पता होता है कि किसी सज़ा मौत है। द थिंग इज़ दिस कि आपने जब मुकदमे को अप्रोच करना है तो उसमें यानी एक ले पर्सन क्रॉस एग्जाम, आप ले पर्सन को छोड़ें, मेरे जैसे बड़े इनकॉम्पिटेंट वकील हैं जिनको पता ही नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है। सो इस वजह से आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन है। सो ये कहना कि आप अपने क्लाइंट को बचा लेंगे इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। आई वुड रादर से that if you're representing professionally your client, whatever the consequences are, ठीक है, doesn't make any difference, because the lawyers from both sides, the prosecutor, the complainant counsel and the defense counsel, are not there to protect the interest of their clients. In fact, they are there to bring the case to its logical conclusion. ठीक है, तो जैसे whatever the logical conclusions are. ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात तो कर ली, क्या डिफेंस के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके इस सिचुएशन में? यस बिल्कुल होती है। अब यहाँ पे अमूमन अगर आपने प्ली स्टेज पे कोई प्ली ली हुई है तो फिर आप 340 सब सेक्शन 2 की प्रोसीडिंग्स में जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग मैकेनिज्म है कि आप खुद भी पेश हो सकते हैं, आप गवाहान को भी पेश कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज व्हाई टू टेक अ बर्डन व्हेन द बर्डन इज ऑलरेडी
by default is on the prosecution. Why to take a burden? I have never done it, to be very honest. Let me be very honest with you. I have not seen the most established Faujdari lawyers doing it, and the main argument is why to take a burden? When the burden is already on the prosecution, why should I take the burden? So you don't take any plea? No, you देखिए, प्ली लेना और चीज़ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्ली के लिए आप शहादत भी दे दें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, अनटिल अनलेस वो ऐसी शहादत हो जो डॉक्यूमेंट्री हो, या ऐसी शहादत हो कि आपको कोई गवाहान पेश करने पड़ते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा, आई हैव नेवर डन इट। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताता हूँ। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं 600 प्ली ले लूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, that 600 pleas I have taken will not go against me because I don't have the burden. The burden is on the prosecution. Persistent view है superior courts का कि मुल्ज़िम जितनी मर्जी प्लीज ले, भाई आपने जो अलेज किया वो साबित करो ना। सो इस वजह से जो आपका सवाल है उसका जवाब सिंपल यही बनता है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना और किसी ने कुछ नहीं साबित। तो अगर मैं प्ली स्टेज पे कहता हूँ कि आई एम टेकिंग अ प्ली ऑफ एलिबाई, मैं वहाँ पे था नहीं, वुडंट दैट शिफ्ट द ऑन्स ऑन माई पार्ट कि मैं पहले कोई एविडेंस दूँ जो जज साहब को बताया कि मैं नहीं था वहाँ पे, या प्रोसिक्यूशन ही साबित करना है कि मैं वहाँ पे था? हाँ, यस, ठीक है। Equi affirmate, non-equi negate incumbent probatio. He who asserts. Who is asserting it? Prosecution. Complainant. Must prove it. He who denies it must not need not to prove it. ठीक है. So first of all, I am denying it. So I don't have to prove it. Now, if you're saying that you have taken a plea of alibi, देखिए मेरा जो एक standard practice रही है, which had worked really well for me. फौजदारी ट्रायल की ना एक गेम थ्योरी है, जैसा इकोनॉमिक्स के अंदर एक गेम थ्योरी है ना, बड़ी फेमस गेम थ्योरी है। फौजदारी वकालत की गेम थ्योरी होती है, और वो गेम थ्योरी मेरी समझ में ये है कि ऑल आई हैव टू डू इज टेक अ डिफेंस, नंबर वन, थिंक ऑफ द एंड एट द स्टार्ट ऑफ द केस, टू डिस्क्रेडिट द विटनेसेस बाय एस्टैब्लिशिंग योर डिफेंस। ठीक है। और इफ मेरी प्ली ऑफ एलिबाई है तो मेरे पास 500-600 सवाल अपने दिमाग के और अपने ब्रीफ के अंदर इस बात को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकॉर्ड पे लाने के लिए जहाँ पे गवाह गलती करेगा। और अमूमन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने अभी तक देखा, जो जेन्युइन मौके का गवाह है ना, उसको एक अच्छा फौजदारी वकील बहुत कम छेड़ता है। अच्छा, यस, फाइलें पढ़ के, जजमेंट्स पढ़ के आपको बहुत आसानी से आइडिया हो जाता है कि ये गवाह प्लांटेड है या ये जेन्युइन मौके का गवाह है। ठीक है। और मैं अगर वो अपने वाले साहब की ज़ुबान के अंदर उसे लूँ तो वो कहना है जेन्युइन गवाह नू छेड़ीदा नहीं होता। उससे बच के निकलना अक्लमंदी होती है फौजदारी वकालत में। आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करने के लिए, कन्फ्रंट करवाने के लिए बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। सो जेन्युइन जो गवाह होता है, मैंने तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जो पता चल जाता है, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप 10 से 15 फौजदारी फाइलें उठा लें, बिलखसूस कत्ल की, रिकवरियों का एक ख़ास तरीका है, वो आज भी चारपाई के नीचे मोमी लिफाफे में लिपटी भी मिलती हैं आपको, खंजर, चाकू, बंदूक, या वो कवर के अंदर खुदी भी आपको मिलेंगी। ठीक है, ट्रंक पे मिल जाएगी, आइडेंटिफिकेशन परेड का एक ख़ास सेट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो एक कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप टेम्पलेट फॉर्म में चल रही होती हैं। सो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जेन्युइन गवाह है या प्लांटेड गवाह है। और जो मज़ा प्लांटेड गवाह के साथ खेलने का आता है, एक वकील, फौजदारी वकील के पास एक आर्सनल होता है, उसके पास सवालों का एक आर्सनल होता है उसके बाद। मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कानून शहादत का, लीडिंग क्वेश्चंस, जिसका बड़ा सिंपल आप जवाब देते हैं। और वो सिंपल जवाब ही होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं विशाल मुझे बताएं लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो आपका जवाब है कि ऐसे सवालात जिसके सवाल के अंदर जवाब हो। यानी मैं विशाल से पूछूं, विशाल आपका नाम विशाल है, और दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन, आप वहाँ पे 10 बजे मौजूद थे, ये एग्जैक्टली दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। ये टेक्निक प्रोफेसर बॉबली, वेरी फेमस नेम, ट्रायल एडवोकेसी का, बैरिस्टर बॉबली, व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्न विद हिम इन इंग्लैंड, तो उन्होंने एक मुझे कॉन्सेप्ट बताया था लोडेड क्वेश्चंस का।
लोडेड क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन अच्छा। और बड़ा लीथल कॉन्सेप्ट है। और फिर आके इस लोडेड क्वेश्चंस के सवालों को मैंने लीडिंग क्वेश्चंस के साथ जब कानून शहादत में पढ़ा और देखा और प्रैक्टिस किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारे कानून शहादत में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस मैं विशाल से एक सवाल करने लगा हूँ, अभी मैंने पूछा कि आपका नाम विशाल है, ऐसे ही बिल्कुल। और एग्जामिनेशन चीफ में आपको मैं लीड नहीं कर सकता, क्रॉस एग्जामिन में मैं जो मर्जी करूँ करता हूँ, लीडिंग करूँ, जो मर्जी करूँ। अब मैं आपसे एक बतौर वकील डिफेंस काउंसिल एक सवाल करता हूँ, विशाल क्या आप अब भी अपनी बीवी को मारते हैं? व्हाट आंसर वुड यू गिव? ना मैंने अब मारा, ना मैं अब मारता हूँ ना अब पहले। यहाँ पे बात आ गई ना, ठीक। अब मैंने गवाह को कंट्रोल करना है कि विशाल साहब जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, क्योंकि जो अज खुद में आएगा वो शहादत में पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, अज खुद वाला जो होता है वो पढ़ा नहीं जाता। विशाल साहब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, हाँ या ना में जवाब देना आपने, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। क्या आप अब भी अपनी बीवी को मारते हैं? नहीं। तो प्रिजम्पशन इज यू यूज्ड टू, दिस इज लोडेड क्वेश्चन। ठीक है। कि ऐसा सवाल जो गवाह को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दे, हाँ करे तब उसका बेड़ा गर्क, ना करे तब उसका बेड़ा गर्क। सो इस वजह से जब आप फाइल अच्छी पढ़ी हो, आपने तैयारी अच्छी की हो, तो आपके पास प्लांटेड पैडेड गवाहों के साथ खेलने के बहुत मौके मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं। तो आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने भी कन्फेशन को एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो पुलिस के सामने हम देते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब पुलिस अपना पूरा जोर लगा देती है कस्टडी के अंदर हर हरबे को इस्तेमाल करके कि अपना इकबाल जुर्म कर ले। जाहिर सी बात है कि वो उसमें लॉ में ना सही, लेकिन आपको मुझे पता है कि किस तरीके से कन्फेशन वहाँ पे लिया जाता है। तो क्यों ना मैं अपने क्लाइंट को कहूँ कि आप पुलिस की मार से बचने के लिए कन्फेशन करो और फिर हम आपको जाके रिट्रैक्ट कर लेंगे। उसकी जब कोई वैल्यू ही नहीं है, ना वो मजिस्ट्रेट के सामने है, ना उसकी कोई वैल्यू आनी है, तो क्या ये मेरी एडवाइस अपने क्लाइंट को देना ठीक है कि यार अपनी चमड़ी बचाओ, इन्हें को मैंने ही किया सारा कुछ और बाद में देखी जाएगी अदालत में जाके? विशाल, ये आपने बिल्कुल वही बात की है जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स करते हैं। ना फ़ायदा खा लें, ना इसका फ़ायदा है ना नुकसान है, ठीक है ना। तो इल एडवाइस क्लाइंट को कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक। और इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए जी कि उसके ऊपर कोई फिज़िकल असॉल्ट वगैरह होगा इन कस्टडी और ये वो सारा कुछ, तो उसको बचने के लिए आप जाके ये कन्फेशन कर लें। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात हो तो आपके पास कानूनी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो यही बात है कि इल एडवाइस नहीं करना। ठीक है। और अगेन जब आप कहते हैं कि इल एडवाइस नहीं करना, इट ऑल्सो इंक्लूड कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि तुम ये जाके कह दो, तुम ये जाके कह दो, ऐसे नहीं होता। सो बेशक उसकी कोई वैल्यू ना हो, बेशक उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, बट सफ़ाए मिसल के ऊपर तो एक चीज़ ऐसी आ जाती है, रिकॉर्ड पे बात आ जाती है। और याद रखिएगा हमारी बहुत सारी डिसीजंस जो हम बनाते हैं अपने माइंड के अंदर, कोई एक जजमेंट देने के लिए उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपके माइंड को। सो इट कैन इन्फ्लुएंस अ जज कि जी इसने कन्फेशन कर ली थी तो वो क्यों की थी, किस वजह से की थी। अगर आपका केस है कि जी ये केस ही जो है वो क्या कहेंगे उसे आप, कि किसी ने इसको कत्ल को किसी ने देखा ही नहीं है, इसमें तो ऑकुलर अकाउंट वाले मौजूद ही नहीं थे। सो इस वजह से ज़रूरी है कि इल एडवाइस नहीं करना चाहिए। इल एडवाइस नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, अभी एक तो आपने समझा दिया इल एडवाइस नहीं करना चाहिए। जाते जाते हमारे यंग लॉयर्स और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के, स्पेशली यंग लॉयर्स जो अभी उन्होंने केस लेना शुरू किया है और कन्फेशन की किसी स्टेज पे उनका कोई केस चल रहा है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस पता है क्या, देखें कन्फेशन हो या फौजदारी वकालत हो, आपका लॉ बड़ा सीधा होना चाहिए। आपकी अप्रोच टूवर्ड्स केस जो बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आपको जाना चाहिए। तो उस सूरत हाल के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ जो एक फोकस है वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोफेशनल तरीके से, लीगल तरीके से, ऑथराइज तरीके से करना है,
कभी कोई ऐसी वकालत के अंदर ऐसी मैल प्रैक्टिस का इन्फ्यूज़ नहीं होने देना जो आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके नाम को नुकसान पहुंचा देती हो। क्योंकि लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि वकालत में नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे इस सैचुरेटेड लीगल एटमॉस्फेयर के अंदर कि जब वो डेफिनेटिव प्रैक्टिसेस नहीं है, हर कोई हर काम करने लगा हुआ है। सो इस वजह से नाम बनाना, लेकिन उसको ख़राब करना बहुत आसान है। जिस तरह मैंने अक्सर वो शायद पहले अपने लेक्चर में भी कहा था कि किसी क्लाइंट का अगर आपने केस जीता है ना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको दोबारा केस लेगा, बट विद योर मैल प्रैक्टिसेस, विद योर इनकॉम्पिटेंस, विद योर लैक ऑफ नॉलेज, आपने किसी का केस लूज़ किया है, ही विल मेक श्योर कि आपके दफ्तर कोई दोबारा दाखिल ना हो। सो इस वजह से बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, बड़े ख़ास तौर पे अपने प्यूपल मास्टर की जो आपको गाइडेंसेस हैं उसको लेते हुए आपको इस केस को कंडक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से आपका टाइम लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। लॉ ऑफ कन्फेशन पे शायद ही पहले किसी ने इतनी डिटेल में बात की हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है, कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट क्या है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन के सामने कन्फेशन क्या होता है और किस तरीके से किया जा सकता है। इन सारी बातों को हमने डिस्कशन की है, और मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन कन्फेशन को लेके ख़त्म हुई होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।